नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम ललकार। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो लोकसभा चुनाव के आगाज के साथ ही देश की आबोहवा राजनेताओं के वार पलटवार और राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो के साथ साथ सियासी दांवपेच से लबरेज हो चुकी है। बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक राजनेता जनता के बीच अपने लुभावने वादों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वर्तमान में सत्ता पक्ष की कमान पीएम मोदी समेत बीजेपी के धुरंधरों ने संभाल रखी है, वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन के रूप में लामबंद है। कल तक एक दूसरे पर हमलावर नजर आने वाले राजनेता आज एक साथ एक मंच पर दिख रहे हैं। फिर क्या अखिलेश, क्या राहुल गांधी, क्या फारूक अब्दुल्ला। इस 24 के महासंग्राम में सभी सियासी नेता एक रथ पर सवार हैं और इस सत्ता की लालसा से भरी सवारी का क्या परिणाम होगा, यह आने वाले 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले वर्तमान में सियासी हलचल और इंडिया गठबंधन की चुनावी तैयारियों से जुड़ी ये रिपोर्ट देखें, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ खास नेता कार्यक्रम की शोभा बनेंगे। इंडिया गठबंधन की 2024 में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की भरकश कोशिश है। इसका एक नमूना दिल्ली की रामलीला मैदान में देखने को मिला, जहां विपक्षी दलों की एकजुटता ने इस बात पर कील ठोक दी कि हां, इंडिया गठबंधन चुनावी मैदान में ताकतवर प्रतिद्वंदी साबित होगा। लोकतंत्र बचाओ रैली में विपक्ष गठबंधन पहली बार ऐसे आक्रामक रवैये के साथ मैदान में दिखा। रामलीला मैदान में विपक्षी नेताओं की एकजुटता बेशक अलग अलग उद्देश्यों को लेकर हुई, लेकिन सभी ने एक स्वर में सत्तासीन बीजेपी पर तीखे कटाक्ष किए। जो लोग नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार, उनका मुंह है कुछ भी बोलेंगे, लेकिन एक बात तय है, जनता ही मालिक है। आप मालिक हैं और आपको तय करना है कि देश के शासन में कौन बैठने का काम करेगा। यह लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। संविधान चला जाएगा, गरीबों के हक चले जाएंगे, आरक्षण चला जाएगा और जो आपका धन है, गरीबों का धन है, किसानों का धन है, मजदूरों का धन है, वो 5-6 लोगों के हाथ में चला जाएगा। तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। इलेक्शन का टाइम आएगा, आपको वोट देना होगा। आप उस बटन को दबाइएगा जो इस हुकूमत को हराएगा और आपकी हुकूमत लाएगा। हम वो पत्ते नहीं हैं, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। रामलीला मैदान में रैली से पहले भी बिहार में गठबंधन की महारैली ने सियासी दम भरा था और फिर यूपी के अमरोहा में इंडिया गठबंधन के 2 फायर ब्रांड नेताओं ने सियासी बिसात को और मजबूत कर दिया। 7 साल बाद जब राहुल और अखिलेश एक साथ ही एक मंच पर आए तो सियासी पारा 7वें आसमान पर दिखा। अखिलेश और राहुल ने साझा मंच से बीजेपी या यूं कहें एनडीए गठबंधन पर जमकर हमला किया। राहुल ने लोकसभा चुनावों को विचारधारा की लड़ाई बता दिया और इंडिया गठबंधन को संविधान और लोकतंत्र का रक्षक। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जनसभा में पहले दिन की वोटिंग के आधार पर कहा कि भाजपा का पहले दिन का शो फ्लॉप रहा। उनकी झूठी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता। कई जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण में ही पलट दिया। जो लोग कहते थे कि उनकी फिल्म चल नहीं रही है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, पहले दिन ही पहला शो भारतीय जनता पार्टी का फ्लॉप रहा। इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है और बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को
खत्म करने में लगे हुए हैं। वहीं इन सब के बीच 2024 की सत्ता की दौड़ को और मजबूती देने के लिए रांची के प्रभात तारा मैदान में इंडिया गठबंधन ने उल गुलान न्याय रैली का आयोजन किया। जेएमएम के नेतृत्व में आयोजित इस रैली में इंडी गठबंधन के तमाम दलों के नेता मौजूद थे। ये एकजुटता सत्ताधारी पार्टी के माथे पर चुनावी चिंता की लकीरें खींचने के लिए काफी है, क्योंकि जिस तरह से नेता यहां पर मौजूद हैं, सवाल उठता है। ये बहुत बड़ी रैली है और मुझे नहीं लगता कि झारखंड में इतनी बड़ी रैली कभी हुई होगी और स्वतः लोग आ रहे हैं इस महारैली में क्योंकि यहाँ पे चूंकि माननीय हेमंत सोरेन जी की बात है और जनता उनके लिए उमड़ पड़ रही है और इंडिया गठबंधन एक साथ है, तो इस रैली की सफलता का हमें पूरा विश्वास है और सभी लोगों को जो माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ है, जो अन्याय के खिलाफ है, वो आज इस रैली में आपको दिखेंगे। पूरे देश भर के तमाम नेता आ रहे हैं। मैसेज बस यही है कि ये तानाशाही के खिलाफ हम ये लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरीके से जनप्रतिनिधि चुनकर आए, हेमंत सोरेन जी हों, अरविंद केजरीवाल जी हों, उन पे ईडी, आईटी, सीबीआई इन सब तरीके की जांच लगाकर उनको जेल में डालने का काम किया है। निर्दोष लोगों को जेल में डाल रहे हैं क्योंकि जस्ट उनकी गुनाह क्या है, वो इस केंद्र देश बचाओ, भाजपा को बचाओ, भगाओ, देश का लोकतंत्र बचाओ, भाजपा भगाओ, देश का संविधान बचाओ। यही तो हम लोग पूरी मजबूती के साथ पूरा इंडिया अलायंस एकजुट है और जो नाइंसाफी भाई हेमंत सोरेन के साथ हुई है, जिस प्रकार से उनको तंग किया जा रहा है, झारखंड की जनता जो है भाजपा से बदला लेगी। राजद नेता तेजस्वी जहां एक और भाजपा भगाओ देश का लोकतंत्र बचाओ का नारा बुलंद कर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, वहीं अन्य सहयोगी दल भी बीजेपी के साथ यहां ईडी और सीबीआई समेत कई राष्ट्रीय एजेंसियों को एक गुट का सदस्य बता रहे हैं। अब ये सियासी वार पलटवार और तूफानी दौरों का असल में कितना असर जनता के दिलो दिमाग पर पड़ा है, इसका फैसला लोकसभा चुनावों के फैसले के साथ ही तय होगा। बहरहाल इस सब से पहले जरूर कह सकते हैं कि विपक्ष 2024 के चुनावों के लिए धुआंधार बल्लेबाजी कर पलटवार की पुरजोर कोशिश में है। रांची में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी महारैली चल रही है। मुख्य मुद्दा है बीजेपी के खिलाफ हमला बोलना। इंडिया गठबंधन के नेता लगातार जिस तरह से कहते रहे हैं, आज भी उसी मुद्दे पर दोहराते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन भारत को गर्त में ले जा रही है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये सहानुभूति वोट कितना इंडिया गठबंधन के समर्थन में मिलता है। मनीष कुमार झा, झारखंड, जगह 24/7। तो सहानुभूति के नाम पर जो वोट बटोरने की कवायद है वो आखिरकार कितनी फलीभूत होती है, और जिस तरह से इंडिया के इस महागठबंधन की रैली को अगर हम देखें तो जो भारी जनसैलाब उमड़ा है ये वोटों में कितना तब्दील होगा ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन बहरहाल सीधे रुख कर रहे हैं रांची की तरफ, जहां पर इस वक्त इस महा न्याय जनसभा को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव संबोधित कर रहे हैं। थोड़ा सा नजर डालते हैं, फिर खास मेहमानों से परिचय। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात सुनते ही भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज जाता है। उसका जवाब इनके पास नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर वसूला किसी ने है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वसूला है। इसलिए इन तमाम चीजों के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आप लोग मतदान कर देना। यही अपील, यही निवेदन मैं आप सबसे करने आया हूं। मैं इस ऐतिहासिक और बहुत बड़ी रैली के लिए, आपको सफल कार्यक्रम के लिए मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं उनको बधाई देता हूं। साथ ही साथ
आई हुई जनता का मैं बहुत आभारी हूं। तो सुना आपने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक बार फिर से सियासी तौर पर एनडीए अलायंस को सवालों के कटघरे में खड़ा करते नजर आए। इसी पर सीधे चर्चा करने के लिए कुछ बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता संदीप दुबे जी हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता वाचस्पति द्विवेदी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ आशुतोष शर्मा हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता यश भारतीय भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत सीधे संदीप दुबे जी आप ही से कर रहा हूं। दिल्ली के रामलीला मैदान के बाद अब सीधे बिरसे मुंडा जी की धरती रांची से महाक्रांति रैली का आयोजन इंडिया अलायंस ने किया है। पहले चरण से पहले भी एक हुआ, अब दूसरे चरण से पहले भी एक जनसभा हो रही है। इंडिया अलायंस कह रहा है कि जो रैली में भीड़ नजर आ रही है वो वोटों में तब्दील होगी और अब की बार 400 क्या 200 पार भी नहीं होने दिया जाएगा। 400 पार का नहीं है जो विपक्ष कह रहा है। प्रश्न है करप्शन का, प्रश्न है लॉ एंड ऑर्डर का, प्रश्न है जो पलायन है झारखंड में, प्रश्न है झारखंड में जो ट्राइबल इश्यूज हैं उस पे कितना वो सरकारें, कौन सी सरकारें, किसके पास योजनाएं हैं, कौन उन योजनाओं पे काम कर रहा है। राज्य सरकार या देश से आए हुए इंडी गठबंधन के नेता किसी ने ट्राइबल इश्यूज पे बात नहीं की, उसके समाधान पे बात नहीं करी, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं करी, उन्होंने करप्शन कैसे भारत छोड़ेगा इस पे बात नहीं करी। उन्होंने जो बात करी वो ये करी कि बीजेपी हटाओ, मोदी भगाओ, मोदी जी भ्रष्टाचार मिटाएं, आप मोदी जी को भगाओ। देश में जहां बीजेपी की सरकार है वहां वो लॉ एंड ऑर्डर पे बेहतर काम करें, तुम बीजेपी भगाओ। ट्राइबल इश्यूज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पलायन का है। और पलायन अगर राज्य सरकार अगर मुद्दा उठाए पलायन का और राज्य में उसकी सरकारें हैं उसके बाद भी वहां से बाहर पलायन हो रहा है, ये एक गंभीर चर्चा का विषय। इस पे चर्चा करने की जरूरत है, वो चाहे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो पलायन एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न के रूप में पड़ा हुआ है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या, जिस समस्या पे किसी का ध्यान नहीं जाता, वो ये है कि राजनीतिक दलों को सोचना है कि ये क्या स्टेट इलेक्शन हो रहा है या ये राष्ट्र को ध्यान में रख के एक राष्ट्रवादी सरकार। मैं कहता हूँ इंडी वाले भी अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं कि मैं भी राष्ट्रवादी हूँ, हम अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं क्योंकि हम राष्ट्र के प्रति तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित सोचता हूँ। देश की धरती आज तुम्हें कुछ और भी दूं, ऐसे भाव के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस देश में काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे से बेहतर लकीर खींचिए। प्रधानमंत्री जी की सोच को आप ठीक है उनको नकारा कह दीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी देश के लिए जो उन्होंने एक स्वरूप गढ़ा है, देश को विश्व के पटल पे जिस तरह रखा है और जिस तरह से हम 5वीं अर्थव्यवस्था भारत को बनाए, हम 3री अर्थव्यवस्था विश्व में भारत को बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई इंडी गठबंधन के पास योजनाएं हैं, क्या ऐसे विचार हैं, उसको रखना चाहिए। कब तक हम लोकतंत्र में एक दूसरे को पैर घींचते रहेंगे? आप मोदी जी का क्यों पैर खींच रहे हो? आप जरा 3 विषय सोचिए। पहला ये कि क्या देश की जनता के दिलों पे राज आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है इसलिए उनकी बुराई करो। दूसरा, परसेप्शन की पॉलिटिक्स भारत में होती है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मोदी आया है 10 साल 15 साल, जब तक रहे मोदी इस देश में रहे और देश का स्वरूप बदल जाए तो उसको कहो वो डिक्टेटरशिप है। अरे वो जब जनता के लिए सोच रहा है, जनता के दिल में उतरा हुआ है और जनता की आवाज को आगे लेके जा रहा है। संदीप जी आप परसेप्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस एक अलग परसेप्शन जनता के बीच पेश कर रहा है ना। वो तो साफ ये कह रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ही मजबूत है, इतना ही शानदार काम इन 10 सालों में हुआ है, अब की बार 400 पार नारे के साथ आप लेकर आए हैं, तो अपने 10 साल का आप रिकॉर्ड रखिए। आप जगह जगह जब जाते हैं तो कांग्रेस के 60 साल के शासन के अंदर जो लूपहोल्स हैं वो क्यों गिनाते हैं? आप अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अकाउंट क्यों फ्रीज कर रहे हैं? आप ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आप अपोजिशन की पार्टी पर बस एक पैन कार्ड का नंबर गलत हो गया तो आप करोड़ों का फाइन उन पर क्यों लगा रहे हैं? आप हॉर्स ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं? जो एमपीज, एमएलएज हैं अपोजिशन पार्टीज के, उनको खरीद के क्यों लेकर आ रहे हैं सर? तो नैरेटिव तो आप ही सेट कर रहे हैं ना। मैं पहली बार किसी चैनल के एंकर ने ये प्रश्न पूछा और इसका मैं जवाब देता हूँ। हम राम मंदिर पे अपनी पक्ष रखे कि हमने जो कहा वो वचन निभाया। हमने सीए की बात करी, प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं तो नई शिक्षा नीति की बात करते हैं, धारा 370 की बात करते हैं, 3 तलाक की बात करते हैं, जीएसटी की बात करते हैं, हमने महिलाओं को खुले शौच से मुक्ति दी उसकी बात हम करते हैं, महिलाओं को जहरीले धुएं से मुक्ति दी उसको बात करते हैं, 33% आने वाले समय में महिलाओं को आरक्षण जो हम देंगे वो पूरा देश देखा उसकी बात करते हैं, गरीबों के सर पे छत है उसकी बात करते हैं, 35 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया उसकी बात करते हैं, दुनिया में भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था बनाई उसकी बात करते हैं, एमएसपी पे
फसलों की खरीद होती है उसकी बात करते हैं। देखिए बात तो हम करते हैं, लेकिन विपक्ष जो है उन बातों पे हमसे चर्चा नहीं करना चाहता। मैं तो चाहता हूं हम जब आप बात कर रहे हैं, हम भारत को ऐसा बनाना चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव, हम कारगर कदम के लिए सोचे आएंगे तो एक देश एक चुनाव में हम काम करेंगे। आज हमने सेना सशक्त की है, आधुनिक हथियारों को स्वदेश में खरीदना, स्वदेश में उसका निर्माण होना हुआ है। विदेशी जो एनजीओ थे उन पे नकेल कसी, आज भारत बहुत बड़ी संभावनाओं का देश है। मेरी बात मानिए सर, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी संभावनाओं का देश है, उज्जवल सुनहरे भारत भविष्य की हम बात कर रहे हैं, महिलाओं के उत्थान की आप बात कर रहे हैं, रोजगार बेरोजगारी ये तमाम चीजों को आप जड़ से खत्म करने की आप बात कर रहे हैं। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, आम जनता को फिर तो ताबड़तोड़ आपके पक्ष में मतदान करना चाहिए था, लेकिन पहले चरण के मतदान में जो एवरेज 7 से 8% डिक्लाइन यानी कि जो कमी आई है वोटिंग परसेंटेज में, उसे आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए वोट सभी को करना चाहिए और नजरिया जनता का है। हमने भी जनता को जागरूक करने की कोशिश की और हम सब राजनीतिक दलों की नैतिक जिम्मेदारी है, कर्तव्य है और मतदाताओं का भी कर्तव्य है। इसको पार्टी विपक्ष और पक्ष में नहीं देखना चाहिए। हम लोग जागरूक करें, वो किसी भी पक्ष में वोट दे, किसी विचारधारा को मानते हो वो वोट देने जरूर जाए। जीत हार तो जनता तय करेगी ना। हम अच्छे काम का लेखा जोखा जनता के बीच रखें। अच्छे काम का लेखा जोखा लेकर भारतीय जनता पार्टी 10 साल का रिकॉर्ड लेकर कई राज्यों में डबल रिपोर्ट कार्ड लेकर आम जनता के बीच जा रही है। दो बेहद खास मेहमान विपक्ष के हमारे साथ से मौजूद हैं, लेकिन आप लोग के पास आऊं उससे पहले एक बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उल गुलान में रैली चल रही है। तमाम राजनीतिक दल वहां पर एक एक करके संबोधित करते हुए भी नजर आए, लेकिन एक तस्वीर लगातार वहां पर वायरल हो रही है जहां पर उल गुलान रैली में रंग में भंग पड़ गया। रैली के बीच कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए। इंडिया ब्लॉक की रैली में दो गुटों के बीच झड़प हुई, झड़प में जमकर कुर्सियां और लात घूंसे चले हैं। तस्वीर है तो तस्वीर जनता के सामने पेश कर दी जाए, उसके बाद विपक्ष के नेताओं से सीधा स्पष्ट सवाल होगा कि मंच पर नेता नजर आ रहे हैं साथ, लेकिन कार्यकर्ताओं में क्यों नहीं बन रही बात। तो रैली के बीच आपस में कार्यकर्ता भिड़ते नजर आए हैं। झारखंड की राजधानी रांची में उल गुलान महाक्रांति जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने समर्थन में बातें रख रहे हैं, लेकिन यह तस्वीर वायरल हो रही है जहां पर आप देखिए इंडिया अलायंस के ही दो पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। भिड़े भी ऐसे कि लात घूंसे चल गए, कुर्सियां चल गई। ठीक है, तस्वीरें हटाइए, नेताओं को सामने लाइए। वाचस्पति द्विवेदी जी और यश भारती जी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दो वरिष्ठ नेता, दोनों इंडिया अलायंस के मंच पर बड़े नेता मौजूद थे। वाचस्पति जी, मंच पर सभी नेता एक साथ नजर आ रहे हैं, हाथ में हाथ डाल के गलबैयां हो रही हैं, लेकिन आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से जो नीचे लड़ रहे हैं सर, कैसे बात बनेगी? आप में तो बन गई बात, लेकिन यहां पर किस चीज का मनमुटाव है सर? नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं जवाब देना चाहता था हमारे भाजपा के जो मित्र हैं, लेकिन चूंकि आपने विषय को थोड़ा सा रूपांतरित कर दिया। अभी ये आप कैसे कह सकते हैं किसी दल विशेष के थे, हो सकता है कुर्सियों के पीछे की लड़ाई हो। खैर वो उस पर बात बहुत गौड़ है, उस पर मुद्दा बनने का कोई विषय नहीं है। सवाल ये जो दुबे जी कह रहे थे उस पर बहुत कैटेगरिकली बहुत जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये जो पलायन जो हो रहा है वो बेरोजगारी की वजह से हो रहा है। बेरोजगारी निम्नतम स्तर पर है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसी को कर्व करने के लिए, इसको कम करने के लिए एनडीए यूपीए के शासन, क्षमा कीजिए, यूपीए के शासन में हम मनरेगा स्कीम लेके आए थे और हम 2024 के जो हम अपने न्याय पत्र कह रहे हैं उसमें हम 400 रुपए बढ़ा के मानदेय को 400 रुपए करना चाहते हैं। दूसरी बात इन्होंने बात करी थी 370 की। प्रभु ईश्वर ये सारी बातें ऐसा क्यों करते हैं कि जो धार्मिक हो, ऐसे विषय हो जिनसे जनता उद्वेलित होती हो। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब 370 की बात करते हैं तो कुणाल जी आपको बेहतर पता है कि धारा 371 भी कोई चीज है और धारा 371 नॉर्थन स्टेट्स पे लगी हुई है। सेम प्रोविजो है जो धारा 370 में था। आप धारा 370 की हटाने की बात तो करते हैं तो 371 की भी कृपा कर लेते प्रभु, वो भी तो सीमा से जुड़े हुए राज्य हैं, उन पे भी चर्चा कर लेते। अच्छा प्रभु ये बता दीजिए कि इतना आपने 370 हटा दिए, कितने लाख लोगों ने वहां पर प्लॉट ले लिए, कितने लोगों ने वहां पे
रोजगार मिल गया, शिक्षा का स्तर कितना बढ़ गया, क्या विषय हुआ, क्या फर्क पड़ा, वो चलिए छोड़िए। महिला की बात करने वाले हैं, क्या महिलाओं के लिए इन्होंने काम किया? आरक्षण की जो बात कर रहे हैं वो अभी नहीं आने वाला है ना, वो तो आगा 2027-28 के आसपास की कई बात है। महिला की आरक्षण पर भी कोई बात नहीं बनती है। ये सारा का सारा केवल जनता को ठगने, बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। ठीक है, 5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था की अगर ये बात करते हैं तो आप प्रभु ये भी तो देख लीजिए कि 80 करोड़ लोगों को आपको भोजन देना पड़ रहा है, 35 करोड़ लोगों को आपने कैसे गरीबी की रेखा से बाहर निकाल दिया, तो 80 करोड़ को आपको अन्न क्यों देना पड़ रहा है? और अन्न देखिए कुणाल जी क्या दे रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश में, बाजरा दे रहे हैं, गेहूं 5 किलो दे रहे हैं, अगर 5 यूनिट का 5 किलो केवल गेहूं दे रहे हैं, बाजरा दे रहे हैं। बताइए इस गर्मी में बाजरा कौन खाएगा? चावल दे रहे हैं, बताइए किससे पेट भरता है? और जहां तक किसान सम्मान निधि की बात करते हैं, 6,000 रुपए आप साल भर में देते हैं, अगर आप प्रतिदिन के हिसाब से निकाल लें तो 20 रुपए आप उनको देके कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं? नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक कृषि कानून पर एमएसपी की गारंटी का कानून लेकर सामने आने की बात कर रही है ना सर? हम वही बात करने वाले हैं, हम जीएसटी उन्मूलन की बात कर रहे हैं। कृषि उत्पाद जो किसान खरीदता है, हैरो, कल्टीवेटर, ट्रैक्टर, सब पर 18% से 28% जीएसटी लगती है। खाद खरीदता है उस पर भी जीएसटी लगती है। हमारी पार्टी का न्याय पत्र में किसानों के लिए सीधा सीधा वचन पत्र है कि हम उनसे जीएसटी हटा देंगे, एमएसपी दुगना कर देंगे, और जो कटान किया है उन्होंने 50 किलो की यूरिया, 50 किलो, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो जीएसटी, एमएसपी, तमाम किसान उत्थान की बात कर रही है, जिन जिन राज्यों में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है वहां पर आपने कितने किसानों की काया पलट कर दी? आप कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार किसानों की आय दुगनी नहीं कर पाई, लेकिन आपने जिन जिन स्टेट्स में रूल किया वहां पर किसानों की कैसे काया पलट कर दी सर? वो भी आंकड़े पेश कर दीजिए। वहीं पर आ रहा हूँ। देखिए, जब हमारी यूपी की सरकार थी तो हमने 80,000 करोड़ कर्जा माफ किया था। इन्होंने 25 लाख किनका कॉर्पोरेट घरानों का, 22 कॉर्पोरेट घरानों का कम किया है, यानी कि 15 से 20 गुना तक किसानों का कर्जा माफ किया जा सकता था। लेकिन ये तो मित्र उनके हैं, गलबैया तो उनके साथ है, जनता के साथ, किसान के साथ तो इनका कोई सरोकार नहीं है। किसान 750 अरे सर, फिर आप कोई क्वेश्चन डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपसे कि आपने अगर स्टेट में बहुत अच्छी तरह रूल किया तो किसानों की कितनी आपने काया पलट कर दी? कर्नाटक की बात, कर्नाटक से लेकर तेलंगाना तक, तेलंगाना से लेकर हिमाचल तक, किस तरह से आपने काया पलट कर दी? और कृषि संबंधित जितने महत्वपूर्ण राज्य हैं, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी भूपेश बघेल की, आखिरकार क्यों सरकार रिपीट नहीं कर पाई अगर किसानों का आपने इतना उत्थान कर दिया था? आप राजस्थान में आप रूल करते हुए नजर आ रहे थे अशोक गहलोत के नेतृत्व में, आपने इतना ही किसानों का भला कर दिया था, महिलाओं का भला कर दिया था, तो आपको जनता ने दोबारा मौका क्यों नहीं दिया? देखिए, आप पीछे से तो पृष्ठभूमि में जाइए। ये 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड में देने की बात कर रहे हैं, हमने राजस्थान में 25 लाख रुपए दिया। वहां के जन जन से आप पूछ सकते हैं। वहां पर आप छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ के किसानों का हमने कर्जा माफ किया। इसके साथ साथ वहां पे उनका गोबर तक हमने खरीदा है 2 रुपए किलो के हिसाब से। उनसे अर्थव्यवस्था बहुत बदली। हाँ, विकास तो फिर आपने फिर आत्मचिंतन किया होगा ना सर? चिंतन मंथन परिवर्तन की बात कांग्रेस पार्टी करती है, कोई परिवर्तन तो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, समाजवादी पार्टी से यश भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश जी, कुछ देर पहले इस बड़ी महासभा को अखिलेश यादव जी संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि पहले चरण से स्पष्ट हो गया है कि 400 पार का जो नारा है वो फ्लॉप हो चुका है। आप ही की सहयोगी पार्टी आरजेडी ने स्पष्ट कर दिया कि भाई जो फिल्म चल रही थी 400 पार की, धारा 370 की, वो भी आम जनता ने नकार दी है। किस तरह से समाजवादी पार्टी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है? कल भी हमने एक बड़ा रोड शो देखा जहां पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी एक साथ नजर आ रहे थे। तमाम तरह के वादे किए गए, लेकिन इन तमाम वादों के बीच मुझे ट्वीट्स नजर आ रहे हैं सर। वो ट्वीट्स जो समाजवादी पार्टी की तरफ से किए गए और यह आशंका जाहिर की गई कि जगह जगह जहां जहां पर मतदान हुआ वहां पर क्लैरिटी नहीं है। ये खुद आपकी समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट थे कि मुरादाबाद के कांठ में बूथ नंबर 237 पर धीमा मतदान किया जा रहा है। रामपुर लोकसभा सीट की बूथ नंबर 68, 69, 70, 71 पर प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है। मुजफ्फरनगर के बूथ 60 पर प्रशासन द्वारा मतदान को प्रभावित किया जा रहा है। अगर इतनी ही कमियां हैं इलेक्शन को कंडक्ट कराने में, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आप एनडीए को 200 पर समेट देंगे?
कुणाल गोस्वामी जी, आरोप तो मीडिया पे भी लगते हैं, कुछ लोग मीडिया के साथी जो है वो गोदी मीडिया बन गए। तो क्या आपके चैनल पे आना बंद कर दें? आप जैसे पत्रकारों से बात करना बंद कर दें, जो सवाल पूछते हैं पक्ष से भी और विपक्ष से भी। तो उसी तरीके से इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में जो खामियां हैं, हमने एक नंबर जारी किए थे आम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, वोटर्स के लिए कि जहां जो कमियां नजर आती हैं, जो सुझाव आते हैं वो बताएं। और वो हमने ट्विटर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से चुनाव आयोग को अवगत कराया है। अब अगर आप चाहते हैं कि धीमा मतदान हो रहा है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे थे कि मतदाताओं को जागरूक करना, अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना, ये सब हम लोगों का काम है। तो अगर हम वो काम करें तो आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कैसे ठीक होगा? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं ना सर, आप ये कह रहे हैं कि हम 200 पार नहीं होने देंगे। एक तरफ आप काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप चुनाव की प्रक्रिया पर भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई प्रशासन कॉर्पोरेट नहीं कर रहा, वोटिंग प्रोसेस स्लो हो रही है। तो ऐसे तो फिर मिसगाइडेंस हो रहा है ना, कि समझ में नहीं आ रहा फिर क्या चल रहा है, या फिर तो पूर्ण तरह से फिर आपको भरोसा होता है कि सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में नहीं आ रहा कुणाल जी, तो आपको कोई समझा भी नहीं सकता कि अगर स्लो वोटिंग हो रही है तो क्यों हो रही है। प्रशासन से सवाल किया जा रहा है, उसको स्मूथली होना चाहिए। लोग लाइन में खड़े हैं, क्यों समय लग रहा है, ये सवाल तो प्रशासन से होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि नहीं सवाल ही मत करो, घर चले जाओ, लाइन में मत खड़े रहो। सर मैंने सवाल नहीं किया, मैंने ये नहीं कहा कि आप सवाल नहीं कीजिए, मैंने तो उल्टा आपके सामने वो तमाम आपने सवाल कर लिया, मेरा जवाब आ गया, अब उस पर बहस मत कीजिए। मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथी की बात का जवाब देने दीजिए। आपने उनसे सवाल किए विकास पे, हम डेवलपमेंट पे बात करते हैं। जहां हमारी सरकार रही, जब हमारी सरकार रही, जो हमने काम किया हम उस पर तुलनात्मक बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगातार जहां 15 साल लगातार मौका मिला, जिस गुजरात मॉडल की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, 24 महीने के रिकॉर्ड समय में एक एक्सप्रेस वे बता दें जो इनकी राज्य सरकार ने बनाया हो, 5 करोड़ पौधे इनकी किसी राज्य सरकार ने लगाए हो तो बता दें, 25 लाख लैपटॉप किसी इनकी राज्य सरकार ने बनाए हो तो दिए हो बच्चों को, मेधावी छात्रों को तो बता दें, विद्या कन्या योजना जिस तरीके से हमने देने का काम किया वो बता दें, लोहिया आवास जिसमें हमने सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया, जिसमें लाइट का बिल नहीं आएगा, वो आवास देने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी किसी सरकार ने दिया हो तो बता दें। इकाना स्टेडियम जो लखनऊ में 50,000 कैपेसिटी का है, उस जैसा स्टेडियम बनाने का काम किसी राज्य सरकार ने किया हो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तो बता दें। हम उस बात पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम उस बात पे बात कर रहे हैं। टाइल 100 की व्यवस्था, जो आधुनिक पुलिसिंग की हमने काम दिया उसकी बात कर रहे हैं, जो बेटर पुलिसिंग की बात हमने की उस पर बात कर रहे हैं, एम्बुलेंस सुविधा देने की हमने बात की, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी से बच्चों को जुड़े, हमने लैपटॉप दिए, बाद में हमने मोबाइल देने की भी बात की, अभी हम डेटा से आटा भी देने की बात कर रहे हैं, हम केजी से पीजी तक शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम मनरेगा के मजदूरों को 450 मजदूरी देने की बात कर रहे हैं जो न्यूनतम दर पे दी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों पे। तो हम उन बातों पे लड़ रहे हैं। लेकिन ये तो वो भिखारी की तरह है जिसके पास कुछ नहीं होता मांगने के लिए, तो वो कहता है भगवान के नाम पे ही दे दो, ईश्वर के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, केवल वो भगवान के नाम पे भीख मांग सकता है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान के नाम पे केवल भीख मांगने का काम कर रहे हैं, योजनाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है उनके पास। ये बता रहे थे अभी कि हमने सेना को आधुनिक बातें कर दी, आपने तो 4.5 साल के अग्निवीर बना दिया उनको, अनुकंपा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपने नियुक्ति दी, जो संविदा नियुक्ति आप लगातार अन्य विभागों में दे रहे हैं, पक्की नौकरी नहीं दे रहे हैं। वो पक्की नौकरी देने से आप डर रहे हो, सेना में रक्षा के साथ आप सौदे कर रहे हो। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में देश की रक्षा सौदे की दलाली में पकड़े जाते हैं, सजा पाते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो नौजवानों को छलने का काम करती, नौकरी के नाम पे 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी, लेकिन लगातार चाहे वो मध्य प्रदेश हो, जो प्रवेश परीक्षा लेती है एजेंसी जो व्यापम के नाम से बदनाम हुई, उसका 3 बार नाम बदल दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री के कॉलेज से पटवारी परीक्षा में नकल होती है, भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के विधायक से पटवारी परीक्षा में नकल होती है, टॉप 10 टॉपर निकलते हैं उनके यहाँ से। और जब आप मीडिया के साथी उनसे साधारण से सवाल करते हैं, सामान्य ज्ञान के सवाल करते हैं, तो वो टॉपर जवाब नहीं दे पाते। धांधली साफ दिख रही है, धांधली दिख रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त करके युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, सरकारी कर्मचारियों के साथ वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे तभी साथी बड़ी जोरदारी से कि हमारे मैनिफेस्टो में है, हम इनके दृष्टि पत्र में हर बार अलग अलग नाम दे देते हैं उसको, घोषणा पत्र को। ये बता दे
अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, शिवराज सिंह चौहान जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया और अब फिर लोकसभा चुनाव लड़ा रहे हैं। तो अगर वो लोकसभा चुनाव जीतते हैं तो विधानसभा में दोबारा से चुनाव होगा या नहीं होगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात करते हैं तो उपचुनाव उसके लिए सिर्फ फिर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बन जाएंगे, ना सिर्फ मध्य प्रदेश, वो झारखंड भी है उसी लिस्ट में और दिल्ली भी है उसी लिस्ट में, जहां पर सरकारों के अस्तित्व पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। जब मौजूदा वक्त में ऐसी व्यवस्था नहीं है, जहां पर स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही स्टेट गवर्नमेंट में, तो वन नेशन और वन इलेक्शन तो फिर बहुत दूर का एक सवाल है। लेकिन एक छोटा सा जवाब दे दीजिए सर, क्योंकि लगातार इन चुनावों में एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, जनता से कनेक्ट कर पाना। जो तमाम चीजें यश जी आपने बातें बताई, क्या जिस तरह से यूपी की 80 की 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस से हमारे साथ गठबंधन है, हमने 1763 का रेशो लेकर चले हैं, लेकिन 80 की 80 सीटें हम यहां से निकाल जाएंगे। तो ये जो कनेक्शन का फॉर्मूला है, आम जनता से जो कनेक्शन है, इन मुद्दों पर आपको पूरा आश्वासन है कि 80 की 80 सीटें या बेटर परफॉर्मेंस होगा इस बार? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमारा गठबंधन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कभी एनडीए शब्द नहीं सुन पाएंगे। वो हमेशा अपने भाजपा की बात करते हैं, अपने नेता की बात करते हैं, कभी बड़ा दिल लगा करके सहयोगियों के नाम तक नहीं ले पाते, सहयोगियों को स्थान तक नहीं देते हैं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में कितना अपने सहयोगी दलों को सीट दी है, छत्तीसगढ़ में कितने सहयोगी दलों को सहयोग किया है। ये किसी से सहयोग नहीं लेना चाहते, ये असल में रौंदना चाहते हैं, अपने सहयोगी दलों को भी ठगना चाहते हैं। चाहे आप बिहार में देखें, रामविलास पासवान जी के परिवार में ही तोड़ दिया, चाचा भतीजों को लड़वा के 2 पार्टी बना दी। महाराष्ट्र में एनसीपी में कर दिया। शिवसेना जो इनका सबसे बड़ा सहयोगी दल हुआ करता था, जब ये राजनीतिक अछूत थे, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई खड़ा नहीं रहना चाहता था, तब बाला साहब ठाकरे ने, शिवसेना ने इनका सहयोग किया और शिवसेना को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उनके नेताओं को किया। उनके नेताओं को पहले अपनी पार्टी में प्रवक्ता बनाया तोड़ करके, फिर अब पार्टी ही तोड़ दी। प्रमोद शुक्ला इनके यहाँ प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी में, पहले उनको तोड़ा सहयोगी दल से ही, फिर पार्टी ही तोड़ दी। ये इनकी नीति रही है। इसी तरीके से देश तोड़ने का काम कर रहे हैं, संविधान तोड़ने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को इन्हीं तमाम सवालों पर आशुतोष शर्मा जी से राय ले लेते हैं। आशुतोष जी, तमाम चीजें यहाँ पर एक एक करके कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता ने रखी, वो तमाम चीजें भी रखी जिसके हिसाब से वो स्पष्ट कहते नजर आ रहे हैं कि आम जनता के बीच ये तमाम मुद्दे कनेक्शन का, एक ब्रिज का, एक पुल का काम कर रहे हैं जो सीधे जनता को छू रही हैं। और इन तमाम चीजों के बीच भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी के साथ मैदान में उतर रही है। कोई कैंडिडेट नहीं है, सीधे प्रधानमंत्री ही उम्मीदवार हैं। हर जगह खुद बीजेपी के दिग्गज नेता कहते नजर आ रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे को देखकर वोट दीजिए, मोदी की गारंटी को देखकर वोट कीजिए। किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? पहले चरण का जो चुनाव है उसमें 7 से 8% तक वोट डिक्रीज होना भी अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। कुणाल जी, निश्चित ही 7 से 8% वोट कम डलना एक अपने आप में प्रश्न खड़ा करता है। बाकी जहां तक समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों का प्रश्न है, जो संगठन बना के, इंडी संगठन बना करके चुनाव लड़ रहे हैं, पहले मैं इनसे पूछना चाहूंगा, आप अपने में इतना आत्मविश्वास क्यों नहीं है कि आप अकेले लड़ सकें? क्यों जनता ने आपको दो दफा हमने इंडिया गठबंधन किया है, एक शब्द कहां से आया? एक आप बोले, मैं सुन रहा था, आप चुपचाप सुनिए। नहीं, आप गलत बोलेंगे थोड़ी सुन लेंगे। इंडिया क्या होता है? आप किसी पार्टी को गठबंधन का नाम इंडिया है, भाजपा के गठबंधन का नाम इंडिया है। आप एनडीए गठबंधन को सुनिए, पहले आपको सुनना होगा। पहले मैं आपको सुनता रहा, आप इंडिया गठबंधन को इंडिया बोल रहे हैं, सुन लीजिए उनको, जिनको इंडिया से नफरत हो, ठीक है, आप इंडी करते हो, मैं आपको सुनता रहा, आपको बिगाड़ते हो, आप तीनों बोले, उनकी बात को क्या तीनों बोले, बात को क्या आगे बढ़ने देना? पहले सुनिए, पहले ठीक है, ठीक है, आप बोले तो सुना सब लोगों ने। ठीक है, आशुतोष जी बात कंप्लीट कीजिए प्लीज सर, प्लीज सुनने की बात बोली होगी तो रोकते मुझे। आप क्या भारतीय जनता पार्टी के तीनों बोले राष्ट्रीय कार्यालय में रक्षा सौदे में सजा नहीं हुई है? आप तीनों बोले, हमने ध्यान से सुना, किसी को डिस्टर्ब नहीं करा। तो आप सुनिए पहले, ठीक है, आप सुनिए, आप मुझे रोक नहीं सकते, मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। बिल्कुल चैनल सर, आशुतोष जी प्लीज आगे बढ़िए सर, आप नहीं रोक सकते, बिल्कुल शांत होकर सुनिए। ठीक है, यश जी प्लीज 2 मिनट दे दीजिए, यश जी 2 मिनट दे दीजिए, फिर आप अपने आपत्ति जाहिर कर दीजिएगा, प्लीज बात सुन लीजिए। कुणाल जी, ये अपनी बात बाद में कह सकते हैं, मैंने इनको बड़े ध्यान से सुना, तीनों को सुना है, और मैं अपना ये कह रहा हूँ कि अगर इनको इतना आत्मविश्वास था
तो क्यों ना ये अपने बल पे चुनाव लड़ रहे हैं। 80 सीटों की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ऊंची बातें करने में क्या जाता है। 80 की 80 सीटें ले लेंगे। कितनी सीटों पे एक पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े करे रही है क्या चुनाव? सर अब ये सवाल तो बीजेपी से भी उठ जाएगा ना आशुतोष जी। आप एक सेकंड आशुतोष जी, आप जो सवाल समाजवादी पार्टी से कर रहे हैं कि अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो 80 के 80 सीटों पर जीत जाओ, तो बीजेपी से भी सवाल उठ जाएगा कि भाई उसने भी तो आरएलडी के साथ सीट शेयर की है, अपना दल के साथ सीट शेयर की है, भाजपा के साथ सीट शेयर की है, तो सवाल तो दोनों से उठ जाएगा फिर। कुणाल जी मैं अपनी बात पर आ रहा हूं। देखिए बात यह है कि 2 दफा जनता ने इनको नकारा, तीसरी दफा जगह जगह मीटिंग हो रही है, गठबंधन हो रहे हैं। गठबंधन में क्या इनका विजन है, अगर सरकार बनती है, अगर ये सत्ता में आते हैं तो इनका देश के लिए क्या विजन है, ठीक है, अभी तक कोई विजन इन्होंने नहीं बताया। दूसरा इनका नेता कौन होगा। 28 लोग थे एक साथ इकट्ठे हुए। देखिए कैसी मजाक वाली बात आप कहेंगे, मैं बोलूं नहीं। विजन सबने अपना अरे अपना दिया हुआ है। हम सब एक यश जी मैं सवाल को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं। यश जी मैं सवाल को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं। आशुतोष जी का स्पष्ट कहना यह है कि 2017 का चुनाव और 2019 के चुनाव में आपने बहन श्री मायावती जी के साथ भी गठबंधन किया, आपने कांग्रेस पार्टी के साथ भी गठबंधन किया। उसके बाद अब जब फिर गठबंधन किया है तो आप कैसे आश्वस्त हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप सीटें बटोर लेंगे, जबकि ये एक्सपेरिमेंट आप 2017 में और 2019 में ऑलरेडी कर चुके हैं। उनका स्पष्ट ये कहना था। ठीक है 80 सीटों का दावा कर रहे हैं। ठीक है आशुतोष ये बात पूरी हो गई। यश जी बात कंप्लीट कीजिए। पंजाब में एनडीए फेल हुआ, मध्य प्रदेश में एनडीए फेल हुआ, महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ के राजनीति बनाई उन्होंने, उस पर सवाल करें। फेलियर पे बात करेंगे। लगातार सीटें कम हो रही है एनडीए की। उत्तर प्रदेश में जिस मुद्दे की बात चल रही है उस पर बात कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। कुणाल जी अभी ये फेलियर है, जिस मुद्दे की बात चल रही है उस पर बात कीजिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कर रही है। ठीक है, अगर हमारा परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो सुन लीजिए, लेकिन अगर भाजपा के प्रवक्ता बन के काम करना चाहते हैं तो ना आप सुन पाएंगे ना बोल पाएंगे। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। आपने शुरुआत में इंगित कर दिया इंडिया को, आपने इंगित कर दिया आप क्या है। ये आपकी समझ का फेर है। मेरे राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आया हूँ। आप इंडिया नहीं बोल पाते, हिंदी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आपके विश्लेषण का फर्क है। ये आपकी सोच का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी तो एनडीए के साथ सोच का फर्क है। परिवारवाद का विरोध करती है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल नहीं। परिवारवाद की पार्टी, अनुप्रिया पटेल परिवारवाद की पार्टी, भाजपा के प्रवक्ता पार्टी, ये संदीप ठीक है सर। अब जो आपने आपस में एक दूसरे से सवाल किए वही संदीप जी से मैं सवाल कर ले रहा हूं। संदीप जी सीधा स्पष्ट सवाल, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, वो साफ स्पष्ट कह रही है इतना अच्छा शानदार काम किया है तो तमाम राजनेताओं को तोड़ने की जरूरत क्या आन पड़ रही है, विपक्ष के नेताओं को बीजेपी में या एनडीए में शामिल करने की जरूरत क्या आन पड़ रही है। कांग्रेस मुक्त भारत की बात भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन चाहे बाबा सिद्दीकी हों, चाहे हम बात कर लें अशोक चव्हाण जी की, अजीत पवार की हम बात कर लें, छगन भुजबल की हम बात करें, तमाम दर्जनों के हिसाब से आपने बीजेपी में नेता शामिल कर लिए। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते करते कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है सर। कुणाल जी देखिए, दो बातें महत्वपूर्ण है। जैसे यश भाई हैं, यश भाई ने अपनी सरकार की योजनाएं गिनाई, सभी विषय पे अपना पक्ष रखा, अच्छा बोलते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी बीते दिनों की कल की बात हो गई है, वहां एक बार इलेक्शन हो गया, योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, दोबारा इलेक्शन हुआ, फिर योगी जी बन गए। आप 7-8 साल से आपको जनता ने वहां नकार दिया। आपकी ये बातें जितनी विषय थी, अगर जनता ने इसको महत्व दिया होता तो आपको जरूर लोकसभा में भी आप अच्छा कर रहे होते या विधानसभा में भी अच्छी सीट आती। दूसरी बात रही आपकी विषय की कि बहुत से पार्टियों के लोग छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप किसी के विचारों को रोक नहीं सकते। यहाँ अगर आपको अपने विचार को आगे लेके जाना है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता को स्क्रीन पर लाइए प्लीज। हाँ सर, बात कंप्लीट कीजिए अपनी। हम दोनों को आप लड़ाना क्यों चाहते हैं? नहीं, आमने सामने सर, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, लड़ाने का कोई मतलब नहीं है, आप अपनी बातें रखिए सर। तो हम देखिए, जो पॉलिटिकल राजनीतिक दलों का जो स्वरूप है भारत के अंदर, वो ये है कि हम ठीक है, हम एक दूसरे की आलोचना करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं,
समाजवादी पार्टी की सरकार की कई योजनाएं थी, जब समाजवादी पार्टी चली गई उसको भी हम लोगों ने पूरा किया। तो ये कोई मैं होके सरकार हम नहीं चला सकते, हम की भावना से सरकार चलाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टियां हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों में भी अच्छे अच्छे नेता, अच्छे विचार के लोग हैं। आज देखिए जिस तरह से परिवारवाद हावी है, उत्तर प्रदेश चले जाइए, बिहार चले जाइए, झारखंड चले जाइए, परिवारों में दूसरे को जगह ही नहीं मिलती। तो ऐसे लोगों का जो दम घुटता है, एक जो देश के लिए सोचने वाले लोग हैं, समाज के बदलाव में जो आगे आने वाले लोग हैं, वो लोग तो आएंगे ना साहब। तो उनके लिए तो भाजपा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मैं तो कल को यश भाई को बोलूंगा, भारतीय सामने लिखे हुए हैं, हो सकता है कि उनको भी लगे कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा कुछ कर रही है, तो वो भी आ सकते हैं। सबका स्वागत है। विचार धारा अलग अलग हो सकती है, हम सबके अंदर देशी बसता है, हम सब भारतीय हैं। सेकेंड मैच लोकतंत्र के लिए जरूरी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बन रही है, मोदी जी की गारंटी चल रही है, और हम लोग के पास अगर देश को आगे ले जाने का कोई स्वरूप है, कोई विजन है, जेल में उसको डालेंगे रखना चाहिए। तो जितनों को आपने काम जेल में डालेंगे सत्ता में आके, उनको आपने मंत्री बना दिया। अशोक चौहान को आपने राज्यसभा भेज दिया। भाई देखिए, जेल में डालने का काम सरकार नहीं करती। आपके पास अनुभव रहा है, आप लोगों ने तो उत्तर प्रदेश में सरकारें चलाई है, आपको पता है कि जेल जो डालने का काम है न्यायपालिका का काम है, किसी को सजा देने का काम न्यायपालिका का है। न्यायपालिका के आदेश से ही कोई जेल में रहता है, तो इसलिए जेल से आप क्यों डर रहे हैं? मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी तो जेल से नहीं डरे। आप अरविंद केजरीवाल जी और जो भी सुरेन भाई हैं, अगर वो जेल चले गए तो आज उनके आप पैरोकार हो गए, वकालत कर रहे हैं। दिक्कत ये है, ठीक है, नहीं हर राजनेता भविष्य की संभावनाओं को तलाश रहा है। यश भारती जी, आप लोग अपनी विषय को रख नहीं पा रहे हैं, इसलिए यश भारती जी आपके टाइटल को देखकर संदीप दुबे जी भी भविष्य की संभावनाओं को तलाश रहे हैं और कह रहे हैं कि यश भारतीय जी का टाइटल है भारतीय, तो हो सकता है भविष्य में यश भारतीय जी भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आए। क्या कहीं दूर दूर तक ऐसा? देखिए, अब आप सवाल कर रहे थे कि भाई तमाम विपक्षी नेताओं को तोड़ा जा रहा है, यहाँ तो आमने सामने की बात है। कुणाल भाई, ये तोड़ने की बात नहीं है। यश भाई अच्छा बोलते हैं, अपने पार्टी का अच्छा पक्ष रख रहे हैं। हो सकता है उनके पार्टी में उनका दम घुटने लगे, उनकी विचारधारा को महत्व नहीं दिया जाए। आज कांग्रेस के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, उनका दम घुटता है राहुल जी के नेतृत्व में। हर राजनीतिक पार्टियों में ऐसा है, और जो परिवारवादी पार्टियां हैं वो अपने भाई को, अपने पटीदार को ये बढ़ाने का काम करते। तो ऐसे लोग जो ईमानदार लोग हैं, देश के लिए समर्पित लोग हैं, उनको भी तो इस देश में जगह चाहिए ना भाई। हाँ, लाख बुराई आप यश भाई मेरी बुराई कर लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये तो मानेंगे ना कि देश की इकलौती पार्टी है जहाँ जातिगत आधार के अध्यक्ष नहीं, लेकिन संदीप परिवारवाद के आधार पर संदीप जी, यश जी का सवाल यही था ना, संदीप जी, यश जी का सवाल यही था कि आप कह रहे कि लाख बुराइयां हो, लेकिन बड़ा सवाल यह है तो अब बीजेपी डिफरेंस, पार्टी विद द डिफरेंस का नारा आप दे रहे थे, लेकिन कैसे हम मान ले पार्टी विद द डिफरेंस हो गया? आधी से ज्यादा तो फिर विपक्ष के नेता इस वक्त आपके पार्टी में नजर आ रहे हैं। दो तीन जो नाम यहां पर यश भारती जी गिनाते हुए नजर आए, आप पीलीभीत से देख लीजिए, जितिन प्रसाद जी कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को देख लीजिए, कैंडिडेट आपके, वो भी कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। तो बड़े से बड़े दिग्गज नेता जो इस वक्त फायर ब्रांड नेता है, वो सभी कभी एक टाइम में यूपीए की शोभा हुआ करते थे। तो फिर पार्टी विद द डिफरेंस का मतलब क्या रह गया? पार्टी विद डिफरेंट का मतलब ये होता है कि जो राष्ट्रवाद के मुद्दे पे हर जगह, हर राजनीतिक दल में अच्छे कार्यकर्ता, और मैं राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को इसलिए अच्छा कहता हूं कि वही कार्यकर्ता इस समाज के लिए, देश के लिए, विचारधारा के लिए लड़ता है। वो चाहे छोटा उसका स्वरूप हो, बड़ा है, वो पारदर्शिता चाहता है, उसको स्थान चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी आज देश की बड़ी पार्टी है और स्थान देने में सफल हो रही है, तो उसे देना चाहिए। कल कांग्रेस थी, कांग्रेस ने भी ऐसा बहुत लोगों को स्थान दिया, समाजवादी पार्टी देखी। और जो कार्यकर्ताओं मुझे लगता है कि एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए, उनको काम करने का अवसर देना चाहिए। मैं चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी पूरे देश में ठीक है सर, यश जी कंप्लीट कीजिए प्लीज, प्लीज। राष्ट्रवाद के मुद्दे पे देश में यश भारतीय लिखा है और मैं कल को भारतीय जनता पार्टी में आ जाता हूं तो वो स्वागत करेंगे। लेकिन वो इस बात की गारंटी तो दे दें, जो भारतीय जनता पार्टी 3 बार खुद का नाम बदल चुकी है अपने पाप धोने के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी बची रहेगी। जिस तरीके से अन्य दल के लोग आ रहे हैं
उसका नाम परिवर्तित नहीं होगा, उसके विचार परिवर्तित कुणाल भाई, नहीं होंगे, उसके इसकी नेता चिंता आपको परिवर्तित नहीं करनी नहीं है, होंगे। इसकी चिंता जिस देश तरीके कर रहा से है। कौन सी एक दल चलो राजनीतिक की दल बात हो रही है, बचेंगे, उनका कौन सी एक ही देश के नेता है राजनीतिक दल और यहाँ रहेंगे, बैठ के उनके राजनीतिक लिए विश्लेषक भी विचारधारा वही बात इंपॉर्टेंट है। कहते जिसके हैं, पास लोकतंत्र की हत्या करने की बात कहते हैं कि सांसद नहीं चुनेंगे नेता को। हमारा नेता तो पहले से ही चुना हुआ है, देश नहीं चुनेगा नेता को, हमारा नेता तो पहले से ही चुना हुआ है। तो फिर चुनाव क्यों? चुनाव तो इसलिए ना कि नेता चुना जाएगा, सांसद चुना जाएगा, सांसद नेता चुनेगा देश का और देश चलेगा। लेकिन ये व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं। लद्दाख बंद पड़ा रहा, लद्दाख के लोग 12 दिन तक खुली हवा में, खुले आसमान के नीचे हड़ताल में रहे, उनकी कोई बात सुनने नहीं वाला। मणिपुर चल रहा है, लेकिन मणिपुर का कोई देखने नहीं वाला। प्रधानमंत्री बात नहीं करना चाहते, भारतीय जनता पार्टी के नेता बात नहीं करना चाहते। उत्तर प्रदेश के अंदर ठीक है, ये सारे मुद्दे बीजेपी के सामने रखे जा रहे हैं। यश भारती जी, एक छोटा सा सवाल, उसके बाद चर्चा का सवाल पर एक छोटा सा सवाल वाचस्पति द्विवेदी जी आपसे भी। यश भारती जी ने साफ कह दिया कि जो मौजूदा परिस्थितियां इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रही हैं, उसके बाद वो बीजेपी कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी कैसे एश्योर करेगी? सर, रोज कोई हफ्ता नजर नहीं आता जब कांग्रेस का दिग्गज नेता, भले ही चुनाव चल रहे हो, वो बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ जाता हुआ नजर नहीं आता। क्या कारण है कांग्रेस पार्टी उन दिग्गज नेताओं को रोक नहीं पा रही जो एक वक्त में कांग्रेस की ढाल हुआ करते थे या कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी तरह लड़ते थे? सर ठीक है, सबसे पहले तो मैं सख्त ऐतराज जताता हूं आशुतोष शर्मा जी की बात पर, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो मोदी की भाषा का इस्तेमाल किया है, आपने कांग्रेस की बात करी और आशुतोष शर्मा जी को उसका वाचस्पति जी उसकी आपत्ति यश भारती जी जो जता चुके हैं। सर ठीक है, फिर मत घुमाइए सर पीछे, सर प्लीज वाचस्पति जी उसको मत घुमाइए पीछे, उसके लिए यश भारती जी बहुत सुना चुके हैं उनको। ठीक है, कंप्लीट आगे। अब मेरा जो सवाल है उसका चलिए छोड़िए, मैं दूसरी बात पर आता हूँ। ये जो डिक्लाइन हुआ है परसेंटेज का, जो पोलिंग हुई है, उसमें आप देख लीजिए कि जो मध्य प्रदेश में देख लीजिए 17% का डिक्लाइन हुआ है। विधानसभा जो वोट पड़े थे अभी 4 महीने पहले की बात है, वोट डिक्लाइन क्यों हो गया, आखिर किसका डिक्लाइन हुआ है वो सबको पता है और ये 4 तारीख को पता चल जाएगा। दूसरी बात जो कह रहे थे कि हमारे मित्र भाजपा के जो हमारे मित्र दुबे जी हैं, ये जो हमेशा छोटी पार्टी के तौर पर हर राज्य में छोटे भाई की तरीके से चुनाव लड़े, बाद में जो बड़े दल थे, चाहे वो आप बिहार का देख लीजिए, चाहे आप हरियाणा का देख लीजिए, चाहे आप पंजाब का देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र का देख लीजिए, शिवसेना को खा लिया, वहां जेजेपी को खा लिया, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन वाजपेयी जी जितने विधायक, जितने नेता बीजेपी के साथ गए, वो ये कह रहे हैं कि भाई अंतरात्मा की आवाज सुनकर हम गए हैं, तो अंतरात्मा की आवाज कांग्रेस क्यों नहीं सुन पा रही जो बीजेपी सुन रही है? केवल मोदी हो रहा है। हाँ, तानाशाही इसी प्रकार तो सद्दाम हुसैन, इसी प्रकार से तो हिटलर और मुसोलिनी बात करते हैं। ठीक है सर, बहरहाल अब देखना बेहद खास होगा कि पहले चरण के मतदान के बाद अब जो दूसरे चरण की लड़ाई है वो आखिरकार किस तरफ ले जाएगी, और एक एक करके जो तमाम राजनीतिक दल जो पूरी रणनीति बना रहे हैं, कौन किस तरह से आम जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतने ही इजाजत दे रहा था, नहीं तो चर्चा को आगे बढ़ाते। बहरहाल पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है, दूसरे चरण पर सबकी निगाहें टिकी हैं, एक एक करके जनसभाओं का आयोजन हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जनसभाओं में मौजूद रैली, भीड़, जनता वोटों में कैसे तब्दील होगी। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। देखते रहें JK 24/7 न्यूज।